मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालचोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है हमारा हिस्ट्री का, भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इसके अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास के बारे में चर्चा करेंगे। कालिदास की रचनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि वह संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनकी तुलना विश्व के महान लेखकों शेक्सपियर, मिल्टन और वर्जिल आदि से की जाती है। योगी अरविंद ने लिखा है कि कालिदास वाल्मीकि और व्यास के समकक्ष थे। उनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति का सहार देखा जा सकता है। कालिदास का जन्म के बारे में वैसे तो विभिन्न मत है, लेकिन जो सटीक मत है वो ये है कि कश्मीर के रहने वाले थे और इसके पश्चात उज्जैनी के राजा के दरबार में गौरव प्राप्त किया तथा मालवा इनकी कर्म भूमि रही है। कालिदास के रघुवंश के आरंभ में शिव और पार्वती की वंदना की है। इससे स्पष्ट होता है कि वो शैव मत के अनुयायी थे। कालिदास के समय को लेकर भी भिन्न भिन्न मत है, लेकिन इनकी रचना को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने शक को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उनके नाम से विक्रम संवत चला था। तो इस तरह से महाकवि कालिदास हमारे संस्कृति के एक बहुत ही आधार स्तंभ है। अब उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कालिदास की जो रचना है उसमें सर्वप्रथम है ऋतु श्रृंगार। ये कालिदास की पहली रचना है। इसमें 6 सर्ग है। यह एक गीति काव्य है। इन 6 सर्गों में हमारी 6 जो ऋतु हैं उनका उल्लेख मिलता है भारतवर्ष की, जो ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है और बसंत। ऋतुओं का बड़ा ही सरल भाषा में सुंदर वर्णन मिलता है। कुमार संभव, यह भी उच्च कोटि का महाकाव्य है। काव्य कला की दृष्टि से यह उत्कृष्ट कोटि की रचना है। इसमें बाह्य प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिक का जन्म, कार्तिक का देवताओं का सेनापति बनाना तथा उनके द्वारा तारकासुर का वध का वर्णन मिलता है। रघुवंश, ये कालिदास की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसकी सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। इस का प्रमाण यह है कि इसकी 40 से अधिक टीकाएं प्रकाशित हो चुकी है। इसमें सूर्यवंशी राजा दिलीप के बाद में रघु के आज के दशरथ, राम तथा उनके वंशज राजाओं के चरित्र का चित्रण हमें मिलता है। मेघदूत, यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसका भारत और विदेशी विद्वानों के द्वारा काफी प्रशंसा की गई है। इस पर 50 टीकाएं उपलब्ध है। इस ग्रंथ में 100 से अधिक श्लोक है। इसमें एक यक्ष का वर्णन है जो हिमालय पर्वत पर अलकापुरी में रहता है। उसका स्वामी
कुबेर उससे नाराज हो जाता है। वह यक्ष को अलकापुरी छोड़कर रामगिरी पर्वत पर 1 वर्ष बिताने का दंड देता है। यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर जाता है। वहाँ अपनी पत्नी के वियोग में काफ़ी दुख रहता है। वर्षा ऋतु में जब यक्ष एक मेघ को रामगिरी से अलकापुरी की ओर जाते हुए देखता है तो वह अपनी पत्नी यक्षिणी को उस मेघ के द्वारा संदेश भेजता है। उसे मेघ रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग बताता है। यह ग्रंथ 2 भागों में लिखा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पहले भाग में प्राकृतिक के मनोरम दृश्य का सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें मेघ को रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग बताया गया है, और दूसरे भाग में सौंदर्य और प्रेम का नवीनतम ढंग से वर्णन किया गया है। ये 4 महाकाव्य कालिदास के द्वारा विरचित है। इसके अलावा उसके 3 नाटक भी बहुत ही प्रख्यात है, जिसमें पहला है मालविकाग्नि अग्निमित्र। कालिदास का यह प्रथम नाटक, जिसमें एक ऐतिहासिक घटना शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा उसकी दासी मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है। शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र अपनी दासी मालविका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे प्रेम करने लगता है। जब उसकी रानी इरावती को लगता है कि वह मालविका को कारावास में बंद कर देती है, और अंत में जब पता चलता है कि मालविका भी राजकुमारी है, तो अग्निमित्र से उसका विवाह कर लेता है। दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीय। इसकी कथा वस्तु भी इतिहास से ली गई है, जिसमें राजा पुरुवा तथा उर्वशी नामक अप्सरा की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। उर्वशी को देवलोक में नर्तकियां है और उससे राक्षस सताते हैं। तब पुरुरवा उसकी उन राक्षसों से रक्षा करता है। इस वजह से उर्वशी पुरुरवा से प्रेम करने लगती है और स्वर्ग से परलोक में आकर के रहती है। जब उर्वशी एक निश्चित वन में प्रवेश करने लगती है तो वो लता बन जाती है। पुरुरवा उनके वियोग में पागल होकर इधर उधर भटकता रहता है और अंत में दोनों का पुनर्मिलन होता है। पुरुरवा से उर्वशी का एक पुत्र भी पैदा होता है। तीसरा जो नाटक है वह है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की यह सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इनकी गिनती विश्व के श्रेष्ठतम ग्रंथों से की जाती है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के आदि पर्व से ली गई है, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कहानी का वर्णन है। तो इस तरह से कालिदास के जो नाटक है वो हमारे साहित्य की एक अनुपम देन है, और इनकी गिनती विश्व के महान कवियों में की जाती है। कालिदास के जो काव्य हैं उनकी प्रमुख जो हम विशेषता देखते हैं, पहली है भाषा और शैली। कालिदास ने अपनी रचना सरल बोलचाल भाषा में लिखी है। इनकी रचना सभी प्रकार के छंदों, अलंकारों, रसों, गुणों आदि का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है।
इनकी उपमाएं तो काव्य जगत में श्रेष्ठ मानी जाती है। दूसरी जो इनकी विशेषता रही है काव्य की, वो थी मानव का प्रकृति के साथ तादात्म्य। कालिदास ने अपनी रचनाओं में मनुष्य का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रकृति के सुंदर दृश्यों का इतना सुंदर वर्णन किया है कि वे चेतना प्राणी के समान सजीव लगते हैं। रघुवंश में कवि ने लिखा है कि मृग सीता के दुख से मोह से घास गिरा देता है, मोर नाचना छोड़ देता है, वृक्षों के पुष्प गिर जाते हैं, सीता के रोने पर सारा वन रो रहा है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सटीक प्रकृति का चित्रण कालिदास के द्वारा किया गया है। सौंदर्य के प्रति कवि का दृष्टिकोण। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन है। कुमार संभव में हिमालय पर्वत की शोभा का वर्णन है। रघुवंश में वशिष्ठ के तपोवन का, त्रिवेणी के सौंदर्य का बहुत अच्छा वर्णन है। ऋतु श्रृंगार में सभी ऋतुओं का बहुत ही आकर्षक वर्णन है। मेघदूत में प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कवि का दृष्टिकोण में प्रेम। कालिदास के अनुसार जिस प्रेम में वासना नहीं होती और कष्टों वियोगों आदि के बावजूद जो स्थायी रहता है, वही सच्चा प्रेम है। इस प्रकार कालिदास ने प्रेम का आदर्श बहुत ऊंचा निर्धारित किया है। कालिदास के अनुसार पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही मनुष्य इस लोक में किसी से प्रेम होता है। इसके अतिरिक्त सच्चा प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलता है। रघुवंश में सीता ये कल्पना करती है कि अगले जन्म में राम ही उनके पति बने। कालिदास स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर दाम्पत्य प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। नारी सौंदर्य। कवि की अपनी रचनाओं में नारी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कालिदास के अनुसार बनावटी रहित सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य है, क्योंकि सुंदर आकृति वाले सभी अवस्थाओं में सुंदर लगते हैं। बनावटी सौंदर्य क्षणिक होता है। मानवीय भावना का सुंदर वर्णन। कालिदास ने अपनी रचनाओं में मानवीय भावनाओं को बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है, जिनको पढ़ने के पश्चात पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम में जाता है और शकुंतला को देखता है, तब शकुंतला भी उसे एक नज़र देखती है और दोनों में प्रेम हो जाता है। यद्यपि दुष्यंत संकेत के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करता है, परंतु शकुंतला मौन रह जाती है। शकुंतला को विदा करते समय कैसी दयनीय स्थिति हो जाती है, इसका भी उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। कालिदास की रचनाओं में जनजीवन। कालिदास की रचना से गुप्त काल के वैभव, समृद्धि, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें पता चलता है कि उस युग में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। सब वर्ण अपने अपने निर्धारित कार्य करते थे। किसी भी वर्ण को व्यक्ति व्यवसाय नहीं बदल सकता था। उस समय समाज में आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित थी। आश्रम शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। समाज में नारी को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। राज परिवार और धनिक वर्ग में बहु पत्नी प्रथा प्रचलित थी। उस समय स्त्रियां शिक्षित होती थी
उदाहरण के लिए शकुंतला और उनकी सखियां प्रियवंदा और अनसुया शिक्षित थी। शकुंतला का दुष्यंत से गंधर्व विवाह करना इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय समाज में गंधर्व विवाह प्रचलित था। उच्च कुल की स्त्रियां जन समूह से पर्दा करने लग गई थी। कालिदास ने रघुवंश में राजनीतिक व आदर्शों का वर्णन किया है। रघुवंशीय राजा अपने पुत्रों को युवा होने पर राज्य का भार उसे सौंपकर सन्यासी बनकर वन में चले जाते थे। उस समय राजा प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। उस युग में शैव वैष्णव के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। यद्यपि कालिदास शिव के उपासक थे, तथापि उन्होंने रघुवंश के प्रारंभ में विष्णु की ओर कुमार संभव को भ्रम की स्तुति कर विभिन्न संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया है, ताकि उनमें समन्वय स्थापित हो सके। इस प्रकार कवि ने अपने समय की सांस्कृतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी रचनाओं में भौतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के बीच सुंदर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार कालिदास की रचना प्राचीन सभ्यता का दिग्दर्शक कराता है और मानव को सभी प्रकार की भावनाओं का समावेश किया गया है। इसलिए सैकड़ों वर्ष व्यतीत होने पर भी इनके साहित्य की गरिमा आज भी वैसी ही है जैसी प्राचीन काल में थी। इनकी रचनाओं में तत्कालीन भारतीय स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है। योगी अरविंद ने ठीक ही लिखा है कि वाल्मीकि, व्यास और कालिदास के ग्रंथों में प्राचीन भारत का इतिहास विद्यमान है। प्रसिद्ध इतिहासकार वात्स्यन में लिखा है कि जिन व्यक्तियों ने कालिदास के मौलिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, वह एक ही बात कह सकते हैं कि कालिदास कवि और नाटककार के रूप में संसार के महान कवियों में से एक है। और इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।